डियर फ्रेंड्स, आज है 18 जून 2026 और 18 जून 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का जो पहला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2026 की थीम क्या है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2026 की थीम क्या है? ए, जल ही जीवन है। बी, हरित पृथ्वी सुरक्षित भविष्य। सी, चारागाह पहचान सम्मान और पुनर्स्थापना। डी, स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर है वो है सी, चारागाह पहचान सम्मान और पुनर्स्थापना। क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 17 जून को। इस बार 2026 की थीम अगर इंग्लिश में कहें तो पेस्चर्स रिकॉग्नाइज रेस्पेक्ट एंड रिस्टोर। चारागाह पहचान सम्मान और पुनर्स्थापना 17 जून 2026 को मनाए जाने वाले विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस की थीम है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है जो खराब हो चुके चारागाहों के संरक्षण करना, पुनर्स्थापना करना और उनमें निवेश को बढ़ावा देना। जो पशु चराने के लिए जो स्थान होता है उन्हें चारागाह कहा जाता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि हाल ही के दिनों में मनाए गए और मनाए जाने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून। विश्व साइकिल दिवस 3 जून। आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। विश्व महासागर दिवस 8 जून। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून। अफ्रीकी बाल दिवस 16 जून। मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून। सतत भोजन दिवस 18 जून। आज है 18 जून, तो आज सतत भोजन दिवस भी है। और संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस 21 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। नाविक दिवस 25 जून। मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस 26 जून। यातना पीड़ितों के समर्थन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून। सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग का दिवस 27 जून। उष्ण कटिबंधीय दिवस 29 जून। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हम 30 जून को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हम 30 जून को ही मनाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा IMP है, इसको नोट डाउन कर लें। जून 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए, संजीव कुमार। बी, सुंदरराजन P। सी, आलोक जोशी। डी, रवि सिन्हा। तो इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट सुंदरराजन P, जिसे सुंदरराजन पिट्टी लिंगम भी कहा जाता है। अब ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात NIA के महानिरीक्षक बन गए हैं। इन्होंने ये 2003 के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं और 16 जून 2026 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिरीक्षक पद इन्होंने संभाला है। बात आई है NIA की, तो NIA की जो स्थापना हुई है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुई NIA की, तो याद रखिएगा 2008 में, और ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिनियम के तहत बनाई गई है। हाँ, इससे पहले सुंदरराजन P जो थे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में लंबे समय तक नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व भी किया है। और जो हमारी NIA है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, ये संघीय आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी है और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। मंत्रालय पूछा जा सकता है किसी भी संस्थान का, तो याद रखिएगा जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। और ये NIA का पूरा रूप है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसकी स्थापना कब हुई NIA की? तो 31 दिसंबर 2008 को मुंबई में 26/11 आतंकवादी हमला हुआ था और तब राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 बनाया गया और नई राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई। NIA की मुख्यालय पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आगे बनते हैं। बात आई है नियुक्ति की, तो याद रखिएगा हाल ही में
रक्षा मंत्रालय में सचिव पद का रक्षा मंत्रालय में रक्षा सचिव वित्त प्रभार संभाला है श्री विश्वजीत सहाय जी ने। वहीं पर तीसरे रक्षा प्रमुख, भारत के तीसरे प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जिसे कहा जाता है, सीडीएस का पदभार अभी संभाला है जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने। वहीं पर अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है कि भारत का अगला सेना प्रमुख कौन होगा, तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगला सेना प्रमुख होगा भारत की। ठीक है, चलिए, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स की 2026 की खेल जगत के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? ए हरमप्रीत कौर, बी स्मृति मंधाना, सी मिताली राज, डी शेफाली वर्मा। डेढ़ इसका जो सही आंसर है वो है स्मृति मंधाना। ये खेल जगत के 100 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में शामिल हो चुकी है और एकमात्र भारतीय है। ठीक है, स्मृति मंधाना। आइकॉन श्रेणी में इन्हें बहुत सारी श्रेणियां होती है टाइम्स पत्रिका के द्वारा, तो इसे आइकॉन श्रेणी में जगह मिली है स्मृति मंधाना को। इस सूची में लियोन मेसी, प्रसिद्ध फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेब्रॉन जेम्स जैसे वैश्विक खिलाड़ी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि स्मृति मंधाना घरेलू महिला वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली भारत की पहली बल्लेबाज बनी हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फारूकों में शतक लगाने वाली चुनिंदा भारतीय महिलाओं में गिना जाता है। प्रसिद्ध क्रिकेटर है स्मृति मंधाना। ये फोटो में आप देख सकते हैं स्मृति को। चलिए, अब खेल जगत अब बात कर लेते हैं। जैसे हाल ही में टाइम्स ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 कलाकार और मनोरंजन श्रेणी में शामिल किया एकमात्र भारतीय अभिनेता थे रणबीर कपूर। और वहीं पर टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की पाक कला नवाचार श्रेणी में भारतीय व्यंजनों में विकास खन्ना को शामिल किया था। वहीं प्रौद्योगिकी और व्यवसाय श्रेणी में सुंदर पिचई को शामिल किया गया और वहीं पर अभी क्रिकेट और खेल जगत में स्मृति मंधाना को शामिल किया गया है। तो ये टॉप 100 टाइम्स पत्रिका में शामिल होने वाले कुछ व्यक्तियों के नाम हैं। इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। श्रेणी भी याद रखिएगा किस श्रेणी में इन्हें चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हैं हमारे मनोहर लाल जी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर योजना बोर्ड की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की? ए 40वीं, बी 41वीं, सी 42वीं, डी 43वीं। तो इसका जो सही आंसर है डियर स्टूडेंट है 42वीं। क्वेश्चन ये बनता है कि हाल ही में एनसीआर योजना बोर्ड की कौन सी भी बैठक 2026 में आयोजित हुई? इसका सही आंसर होगा 42वीं बैठक। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एनसीआर योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये की है मनोहर लाल जी ने। और मनोहर लाल जी कौन है? केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं। बात आई है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की, तो इसमें संतुलित विकास करने के लिए एक बैठक का आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है। तो 42वीं बैठक थी जिसकी अध्यक्षता मनोहर लाल जी ने की। और एनसीआर क्षेत्र में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। तो इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने भी भाग लिया और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी भाग लिया। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। अगला, अब बात आई है कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन की। तो अभी हाल ही में जो सम्मेलन आयोजित किए गए, कौन सा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया देख लेते हैं। जैसे रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन, ये राजस्थान जयपुर में हुआ था। वहीं पर टेक्सटाइल मंत्रियों का सम्मेलन 2026 ये हुआ था असम गुवाहाटी में। वहीं पर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2026 बैंक से संबंधित कॉन्फ्रेंस जो हुआ था महाराष्ट्र के मुंबई में। वहीं पर 104वां स्कॉच समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्ट्रक्चर समिट एंड एग्जीबिशन 2026 पूर्वोत्तर भारत के लिए ये आयोजन हुआ था मेघालय के शिलांग में। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का राष्ट्रीय मुख्य आयोजन कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल कोलकाता में। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना की बोर्ड की 42वीं बैठक का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। तो
तो यह महत्वपूर्ण बैठक थी जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसको IMP हमेशा लगा दीजिए कि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र को जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग प्रदान किया गया है? A संतूर, B रावणहट्टा, C त्रिपुरा सारिंदा, D शहनाई। तो इसका जो सही आंसर है वह त्रिपुरा सारिंदा, जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया है, GI टैग मिला है। सबसे पहले आपको बता दूं कि GI टैग होता क्या है। GI टैग भारत की संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, मतलब वह वस्तु, वह व्यंजन या वह व्यक्ति या वह जीव जंतु उसी क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए उसे GI टैग कहा जाता है। GI टैग का जैसे कोई वस्तु अगर बन रही है, जैसे त्रिपुरा में बन रही है, तो वह GI टैग अगर कहीं दूसरी जगह बनाया जाएगा तो सबसे पहले जो उसे बनाता है, जिसको GI टैग प्राप्त है, वो उसकी अनुमति लेना होगा। ठीक है, उनकी पहचान के लिए GI टैग दिया जाता है। और इस बार जो GI टैग दिया गया है त्रिपुरा सारिंदा को दिया गया है। त्रिपुरा सारिंदा क्या है? तो एक वाद्य यंत्र है, ये आप वाद्य यंत्र देख सकते हैं। यह एक पारंपरिक तार वाला लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है, और त्रिपुरा के मूल रूप से आदिवासी समाज के लिए बनाया गया है, लकड़ी और तारों से बनता है। ठीक है, चलिए हाल ही में जो GI टैग दिए गए हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। एक कनाडपिया जो कि बांस से बनी एक पारंपरिक चटाई है, इसे केरल के लिए GI टैग दिया गया है। वहीं पर कमारपुक व्हाइट बोंडे जो है पश्चिम बंगाल की एक मिठाई है, जिसे GI टैग दिया गया है। एक है छाना बोरा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का एक पारंपरिक लोक मिठाई है, जिसे GI टैग दिया गया है। वहीं पर मोतीचूर लड्डू विष्णुपुर पश्चिम बंगाल का है, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। राधुनी पागल चावल ये पश्चिम बंगाल का है, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। मालदा निस्तारी सिल्क यार्न ये बेहद चिकना और चमकदारी रेशम है, ये पश्चिम बंगाल को दिया गया है। वहीं पर रंडिया सिल्क रंगों का उपयोग करके हाथ से बनाया जाने वाला स्वदेशी रेशम है, जिसे मेघालय में बनाया जाता है, GI टैग दिया गया है। वहीं पर स्वदेशी जनजाति हाथकरघा परंपरा का एक खासी हैंडलूम है, मेघालय में बनाया जाता है, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष पद का पदभार किसने संभाला है? A प्रवेश वर्मा, B सतीश उपाध्याय, C मनोज तिवारी, D विजेंद्र गुप्ता। तो DSTN दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं सतीश उपाध्याय जी, और वे दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और दिल्ली राजधानी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति और जल प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनका नाम याद रखिएगा, सतीश उपाध्याय जी दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और मालवीय नगर के विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार एशिया के AI आधारित स्टार्टअप क्लस्टरों में बेंगलुरु का स्थान कौन सा है? A पहला, B दूसरा, C तीसरा, D पांचवा। DSTN इसका जो सही आंसर है वो दूसरा, क्योंकि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2026 के अनुसार एशिया में, पूरे एशिया में बेंगलुरु जो शहर है वो द्वितीय स्थान पर है। क्वेश्चन ये बनता है कि फिर प्रथम स्थान पर कौन है भैया? तो पूरे एशिया में AI आधारित स्टार्टअप में बीजिंग प्रथम स्थान पर है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में 40 स्टार्टअप इकोसिस्टम में 15वां स्थान प्राप्त हुआ है और बेंगलुरु में लगभग 30 यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद है। बेंगलुरु दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र बन चुका है। इसमें मुख्य रूप से विवाटेक एक वार्षिक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कार्यक्रम है, जिसका आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया। याद रखिएगा, विवाटेक का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में। और फ्रांस के किस स्थान पर? तो पेरिस में किया गया था। ये AI और टेक्नोलॉजी से संबंधित आयोजन करता है हर साल। ठीक है, हाल ही में कुछ सबमिट हुई है, कुछ आयोजन हुए हैं और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं।
जैसे हाल ही में भारत का सबसे स्वच्छ शहर जिसे प्रथम स्थान दिया गया है, कौन सा है? इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में प्रथम स्थान पर है। वहीं वर्ल्ड बेस्ट सिटीज रिपोर्ट 2026 में वैश्विक 29वां स्थान मिला है और भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर बना है और पूरे विश्व में 29वें स्थान पर है। कौन है? बेंगलुरु। याद रखिएगा 2026 AQI आंकड़ों के अनुसार 549 AQI के साथ दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर है बेगूसराय, प्रदूषित शहर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती मोस्ट कंफर्टेबल शहर घोषित किया है नई दिल्ली को। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा शहर से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में RBI रीलथॉन 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, ग्रामीण क्षेत्रों में नई बैंक शाखाएं खोलना। बी, कॉलेज छात्रों में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाना। सी, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। डी, नए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करना। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है कॉलेज छात्रों जो होते हैं, क्योंकि कॉलेज के छात्र गेम के चक्कर में साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए कॉलेज छात्रों में साइबर धोखाधड़ी और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए RBI रीलथॉन 2026 का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ कब हुआ? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 16 जून 2026 को। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि RBI रीलथॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये केरल में, और केरल के किस स्थान पर? तो तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया। इस अभियान में 150 कॉलेजों के छात्र साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। हाँ, इस कार्यक्रम में गोल्डन आवर के बारे में समझाया गया। जैसी धोखाधड़ी होती है साइबर धोखाधड़ी, तो आप तुरंत शिकायत कर दें, ऑनलाइन कर दें। ये पहला जो घंटा होता है धोखाधड़ी के बाद का, वह गोल्डन आवर कहलाता है, जिसमें बहुत जल्दी हम आरोपी को पकड़ सकते हैं। बात आई है भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वर्ष 2026 में विश्व के सबसे सुंदर हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने वाला भारत का नया हवाई अड्डा कौन सा है? ए, जयपुर हवाई अड्डा। बी, गुवाहाटी हवाई अड्डा। सी, लखनऊ हवाई अड्डा। डी, भुवनेश्वर हवाई अड्डा। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है गुवाहाटी हवाई अड्डा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे सुंदर हवाई अड्डों में भारत का गुवाहाटी हवाई अड्डा शामिल हुआ है। इसलिए केंद्रीय मंत्री हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बधाई दी है। और गुवाहाटी हवाई अड्डे का नया टर्मिनल वर्ष 2026 की विश्व के सबसे सुंदर हवाई अड्डों की सूची में शामिल हुआ है। बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला बढ़ते हैं। अब बात आई है हवाई अड्डों की। तो हाल ही में कुछ करंट अफेयर्स के हवाई अड्डों से संबंधित क्वेश्चन बने थे। जैसे अप्रैल 2026 में घरेलू यात्री यातायात में किस हवाई अड्डे ने मुंबई को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया? सही आंसर है बेंगलुरु हवाई अड्डा। एक क्वेश्चन था 2026 में प्रिक्स वायसराय की विश्व की सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची में किन दो भारतीय हवाई अड्डों को शामिल किया गया है? तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नवी और गुवाहाटी हवाई अड्डा टर्मिनल 2 दूसरा जो बना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 के अंत में किस प्रमुख भारतीय हवाई अड्डे ने वाणिज्यिक उड़ानें निलंबित होने की घोषणा की है? यह है जोधपुर हवाई अड्डे की वाणिज्यिक उड़ानें निलंबित की गई है। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नाम याद रखिएगा, एक्सरसाइज पिच ब्लैक। ए, भारत। बी, जापान। सी, ऑस्ट्रेलिया। डी, फ्रांस। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज पिच ब्लैक का आयोजन होगा और यह ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स RAF द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है जो कि 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में आयोजित होगा। नाम याद रखिएगा, पिच ब्लैक 2026। कहाँ आयोजित हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें प्रमुख देश शामिल होंगे। इस अभ्यास में 19 सहयोगी साझेदार देश और 100 से अधिक विमान इसमें शामिल होंगे। एयर कमोडर मैक मॉर्गन पिच ब्लैक 2026 के अभ्यास कमांडर हैं। नाम याद रखिएगा, एयर कमोडर मैक।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर आयोजित विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व कौन करेंगे? ए किरेन रिजिजू, बी डॉक्टर मनसुख मांडविया, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी अश्विनी वैष्णव। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो कि साइकिल ट्रेकिंग का आयोजन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है ये? मुंबई के वर्ली क्षेत्र में। और इसकी अध्यक्षता, इसका नेतृत्व करेंगे हमारे केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। और यह फिट इंडिया अभियान का एक हिस्सा है। इस क्षेत्र में 250 साइकिल चालक इसमें भाग लेंगे। 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं WHO विशेषज्ञ बैठक कहाँ आयोजित किया गया? ए जापान, बी भारत, सी चीन, डी सिंगापुर। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह है चीन। चीन में 5वीं WHO विशेषज्ञों की बैठक का आयोजन किया गया। और इसका विषय पूछा जा सकता है, हमेशा याद रखें। 5वीं WHO का विषय है इंटरनेशनल हर्बल फार्माकोपिया। इस बैठक में चीन में आयोजित की जा रही है। याद रखिएगा, भारत की ओर से फार्माकोपिया आयोग, भारतीय चिकित्सा होम्योपैथिक ने भाग लिया है। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर रमन मोहन सिंह, जो विशेषज्ञ सदस्य के साथ इसमें शामिल हो रहे हैं। हर्बल दवाएं जो कि पत्तियों, पेड़ पौधों से बनती है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी, उसके विकास के बारे में चर्चा की जाएगी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के किस मंदिर के इतिहास में पहली बार पवित्र पहचानकर्ताओं के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण प्रदान करने वाला मंदिर बन गया है? इसमें विशेष पहचान बनाई गई है, उसे ट्रेडमार्क दिया गया है उस मंदिर के लिए। ए श्री जगन्नाथ मंदिर, बी काशी विश्वनाथ मंदिर, सी सोमनाथ मंदिर, और डी है मीनाक्षी अम्मन मंदिर। डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर है वो श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में जो स्थित है। इसे ट्रेडमार्क संरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर ने भारत में पहली बार किसी मंदिर की पवित्र पहचान के लिए ट्रेडमार्क जारी किया है। इसमें मुख्य रूप से पतित पावन और आनंद बाजार को वर्ड मार्क दिया गया है। वहीं नील चक्र है, यहाँ पर नील चक्र के लिए लोगो मार्क प्राप्त किया है, जो मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थित पवित्र धातु चक्र है। ठीक है, वहीं ट्रेडमार्क का मुख्य उद्देश्य पवित्र नामों और प्रतीकों के अनधिकृत अव्यावसायिक उपयोग को रोकना। हाँ, जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा के पुरी में स्थित है और हिंदू के 4 धाम तीर्थ स्थलों में से प्रमुख है। इस मंदिर में कौन से भगवान उपस्थित रहते हैं? तो इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, ये भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई और बहन इसमें शामिल रहते हैं। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंत वर्मन चोडगंगम देव द्वारा करवाया गया। और जो जगन्नाथ मंदिर है वो कलिंग शैली की वास्तुकला का प्रतीक है। नागर शैली की क्षेत्रीय शाखा इसमें मानी जाती है। जगन्नाथ मंदिर को हम व्हाइट पेगोडा कहते हैं और कोणार्क सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पेगोडा कहते हैं। याद रखिएगा, जगन्नाथ का सूर्य मंदिर जो है वो व्हाइट पेगोडा कहलाता है और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ब्लैक पेगोडा कहलाता है। जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। भारत के ट्रेडमार्क का संचालन जो है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत किया जा रहा है, जिसमें विशेष पहचान चिन्ह दिया जाता है। अब इसकी कॉपी कोई नहीं कर सकता, और करेगा भी तो पहले इस मंदिर ट्रस्ट से अनुमति लेगा। अभी हाल ही में जो मंदिर चर्चा में रहे उनको देख लेते हैं। जैसे जून 2026 में किस प्राचीन मंदिर के मुख्य गोपुरम के भीतर बने अवशेषों को हटाने का कार्य चर्चा में रहा? ये विरूपाक्ष मंदिर। हाल ही में नागपुर में किस नए मंदिर का शिलान्यासन किया गया? इस मंदिर का नाम है भारत दुर्गा मंदिर। हाल ही में प्रसिद्ध मंदिर पे हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वामीभिमान पर्व कब मनाया गया? ये मनाया गया सोमनाथ मंदिर परिसर में। हाल ही में अयोध्या स्थित मंदिर परिसर के चढ़ावे और दान में वित्तीय फेरबरी के आरोप में एक SIT का गठन किया गया था, 3 सदस्यीय गठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 9वां एशिया डेंगू शिखर सम्मेलन ADS 2026 का आयोजित किया गया था कहाँ? ए थाईलैंड, बी मलेशिया, सी सिंगापुर, डी इंडोनेशिया। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो सिंगापुर में एशिया
डेंगू शिखर सम्मेलन का 9वां सम्मेलन था ये, याद रखिएगा। 2026 में एशिया डेंगू शिखर सम्मेलन का कौन सा सम्मेलन था ये, तो 9वां। और ये कहाँ आयोजित हुआ था, सिंगापुर में। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डेंगू शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया, 15 से 17 जून तक। डेंगू की रोकथाम के लिए इसमें विशेषज्ञों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2026 में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? ए 482वीं जयंती, बी 484वीं जयंती, सी 486वीं जयंती, डी 488वीं जयंती। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह 486वीं जयंती। 486वीं जयंती महाराणा प्रताप जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? राजस्थान के उदयपुर में। वो अभी गोगुंदा इस नामक स्थान में राज तिलक स्थली पर ही महाराणा प्रताप की राष्ट्रीय स्तरीय जयंती का आयोजन किया गया। इस समारोह में हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें मुख्य रूप से अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अब बात आइए कुछ जयंती की, तो हाल ही में स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती मनाई गई 12 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मनाई गई 23 जनवरी को। और सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। लाला लाजपत राय की 161वीं जयंती मनाई गई 28 जनवरी को। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती मनाई गई 19 फरवरी को। चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती मनाई गई 8 मार्च को। भीमराव आम्बेडकर जी की 135वीं जयंती मनाई गई 14 अप्रैल को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 206वीं जयंती मनाई गई 7 मई को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 165वीं जयंती मनाई गई 9 मई को। और विनायक दामोदर सावरकर की 143वीं जयंती मनाई गई 28 मई को। और महाराणा प्रताप की अभी 486वीं जयंती मनाई गई है जून 2026 में। तो इतना इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवगठित सान स्नो लेपर्ड एंड हाई एटीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? नाम है इसका सान। ए लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देना, बी हिम तेंदुए और उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधताओं का संरक्षण करना, सी केवल वन्यजीव सफारी का संचालन करना, डी शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान चलाना। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर है वो है बी, हिम तेंदुआ उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधताओं का संरक्षण करना। देखो, लद्दाख में एक सान संरक्षण संगठन का गठन किया गया है। अब सान का काम क्या है? तो सान का काम है कि ऊंचे स्थान पर जो हिम तेंदुआ रहते हैं या फिर वहाँ के पारिस्थितिक जो तंत्र है, जैव विविधता है, उनका संरक्षण करना। और इसकी मंजूरी कब मिली है? 16 जून 2026 को। याद रखिएगा, भारत के 2024 हिम तेंदुआ आकलन के अनुसार देश में 718 हिम तेंदुए की उपस्थिति दर्ज की गई है। जो देश में सर्वाधिक स्थान है वो लद्दाख में 477 है। हिम तेंदुए को IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया गया है। असुरक्षित मतलब इसका संरक्षण करना जरूरी है। लद्दाख का जो शीत मरुस्थल है, पारिस्थितिक तंत्र कम वर्षा और अत्यधिक ऊंचाई के लिए जाना जाता है। और सान जो संस्था है, वैज्ञानिक अनुसंधान, आवास संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष का एक कम करने का कार्य करेगा। याद रखिएगा, सान का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो सान का जो फुल फॉर्म है स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी टोंस नदी, डी चंबल नदी। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो टोंस नदी, जो यमुना की सहायक नदी है, अभी चर्चा में काफी रहा है। किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पर बनेगा। और यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किसाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों ने सहमति जताई है। अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान इसमें शामिल है। एक बैठक आयोजित हो गई थी किसाऊ बांध परियोजना की। इसमें अध्यक्ष थे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जो नई दिल्ली में बैठक हुई। इस परियोजना पे 90% लागत केंद्र सरकार देगी और शेष 10% राज्य मिलकर देंगे। हाँ, सहमति के अनुसार हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला पानी दिल्ली और राजस्थान के साथ साझा किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विवाटेक समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ए लंदन यूनाइटेड किंगडम, बी
बर्लिन जर्मनी, सी पेरिस फ्रांस, डी रोम इटली। डियर स्टूडेंट, विवाटेक का आयोजन किया गया था पेरिस फ्रांस में। 2026 का आयोजन पेरिस में किया गया। नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें एआई आधारित प्लांट तकनीक, सोशल मीडिया आदि का बढ़ावा देने के लिए ये समिट का आयोजन किया गया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन लगभग कितने मूल्य तक पहुंच गया? ए 84,643 करोड़, बी 1.25 लाख करोड़, सी 1.78 लाख करोड़, डी 2.50 लाख करोड़। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है 1.78 लाख करोड़ रुपए वार्षिक रक्षा उत्पादन चला गया है 2025-26 का। इसके पहले 2020-21 में रक्षा उत्पादन 84,643 करोड़ था, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नाम याद रखिएगा, 1.78 लाख करोड़ है हमारा रक्षा उत्पादन। अगला क्वेश्चन, 39वें राष्ट्रीय खेलों 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मेघालय, डी कर्नाटक। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो मेघालय के में 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। अभी हाल ही में मेघालय में एक अपना खेल सम्मेलन आयोजित किया गया जो राज्य स्तरीय था। वो कहाँ पर किया गया? शिलांग में। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि आगामी समय में 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय में होगा। उसकी तैयारी के लिए अपने राज्य स्तर पर अभी खेल सम्मेलन का आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कोंगनाड के शर्मा इसमें मौजूद रहे और इन्होंने एथलेटिक को साथ में खेल मंत्री वेलाडिमिकी सैला ने कि इस सम्मेलन खेल प्रशासक नवाचार इटली को बढ़ावा देने का वादा किया है। तो याद रखिएगा, 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मेघालय में। आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी साथियों के साथ, क्योंकि इतने ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट कोई नहीं लाता है पूरे भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से किसे सम्मानित किया गया? इसका जो सही आंसर है वो नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान की पहली माड लोक गायिका गौरी देवी का जन्म स्थान राजस्थान के किस जिले में हुआ था? इसका सही आंसर है बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को वर्ल्ड स्पिरिडियन कॉम्पिटिशन 2026 में डबल गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय सिंगल माल्ट विस्की कौन सी है? इसका नाम है देवरेंज जियानंद इंडियन सिंगल माल्ट। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किन 2 राज्यों के लिए नए राष्ट्रीय कैडेट कोड एनसीसी राज्य निदेशालय के गठन को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यात्री सुविधा दिवस किस हवाई अड्डे पर मनाया गया? सही आंसर है जम्मू और हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल चेस लीग के 4थे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है इसका बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन था, LCA 625 और LCA 643 किस फसल की नई किस्में हैं? सही आंसर है मिर्च। अगला क्वेश्चन था, नाश्ता और दूध योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही आंसर है तेलंगाना। डियर स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है वो है, WT मारुत पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किसने और कहाँ किया? सही आंसर है प्रहलाद जोशी जी ने गोवा में। अगला क्वेश्चन था, EMBO गोल्ड मेडल 2026 के किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है डॉक्टर गौतम डे। एक क्वेश्चन था, अत्यधिक जहरीली खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई। तो ये आज के करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।